नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरकेटी बायोग्राफी में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत के रहस्यमयी गुरु आचार्य रजनीश के बारे में, जिन्हें आप ओशो के नाम से भी जानते हैं। ओशो का जीवन जितना रहस्यमयी था उतना ही उनकी मौत भी रहस्यमयी थी दोस्तों। उनकी मौत को आज 28 साल पूरे हो चुके हैं। साल 1990 में आज ही के दिन वो दुनिया छोड़ गए थे। इस मौके पर हमने उनकी विरासत, उनके जीवन के छुए अनछुए पहलुओं पर रोशनी डालने की कोशिश की है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, बात करें इनके जन्म की तो 11 दिसंबर 1931 को मध्य प्रदेश के कुचवाड़ा में उनका जन्म हुआ था। जन्म के वक्त उनका नाम चंद्रमोहन जैन था। बचपन से ही उन्हें दर्शन शास्त्र में रुचि पैदा हो गई थी। ऐसा उन्होंने अपनी किताब ग्लिब्सेंस ऑफर्ड माई गोल्डन चाइल्डहुड में लिखा है। उन्होंने अपनी पढ़ाई जबलपुर में पूरी की और बाद में वो जबलपुर यूनिवर्सिटी में लेक्चरर के तौर पर काम करने लगे। दोस्तों, उन्होंने अलग अलग धर्म और विचारधारा पर देश भर में प्रवचन देना शुरू किया। प्रवचन के साथ ध्यान शिविर भी आयोजित करना शुरू कर दिया। शुरुआती दौर में उन्हें आचार्य रजनीश के तौर पर जाना जाता था। नौकरी छोड़ने के बाद उन्होंने नव संन्यास आंदोलन की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने खुद को ओशो कहना शुरू कर दिया। दोस्तों, बात करें साल 1981 से 1985 के बीच वो अमेरिका चले गए। अमेरिकी प्रांत ओरेगॉन में उन्होंने आश्रम की स्थापना की। ये आश्रम 65,000 एकड़ में फैला था। ओशो का अमेरिका प्रवास बेहद विवादास्पद रहा। महंगी घड़ियां, रॉयल्स रॉय कारें, डिजाइनर कपड़ों की वजह से हमेशा चर्चा में रहे। ओरेगॉन में ओशो के शिष्यों ने उनके आश्रम को रजनीशपुरम नाम से एक शहर के तौर पर रजिस्टर्ड करना चाहा, लेकिन स्थानीय लोगों ने इसका जमकर विरोध किया। इसके बाद 1985 में वे भारत लौट आए। दोस्तों, बात करें इनकी मृत्यु की तो भारत लौटने के बाद भी पुणे के कोरेगांव पार्क इलाके में स्थित अपने आश्रम में लौट आए। उनकी मृत्यु 19 जनवरी 1990 को हो गई। उनकी मौत के बाद पुणे आश्रम का नियंत्रण ओशो के करीब शिष्यों के हाथ में ले लिया गया। आश्रम की संपत्ति करोड़ों रुपए की मानी जाती है और इस बात को लेकर उनके शिष्यों के बीच विवाद भी बना रहता है। ओशो के शिष्य रहे योगेश ठक्कर ने बीबीसी मराठी में कहा, ओशो का साहित्य सबके लिए उपलब्ध होना चाहिए। इसके लिए मैंने उनकी वसीयत को बॉम्बे हाई कोर्ट में चैलेंज किया है। ओशो का डेथ सर्टिफिकेट जारी करने वाले डॉक्टर गोकुल गोकाणी लंबे समय तक उनकी मौत के कारणों पर खामोश रहे, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि मृत्यु प्रमाण पत्र पर उनसे गलत जानकारी देकर दस्तखत लिए गए। अब डॉक्टर गोकुल गोकाणी ने योगेश ठक्कर के केस में अपनी तरफ से शपथ दाखिल किया। उनका कहना है कि ओशो की मौत के कई साल बाद भी सवालों के जवाब नहीं मिल रहे थे और मौत के कारणों को लेकर रहस्य बरकरार है। दोस्तों, उनकी मौत के दिन क्या हुआ था, आइए वो भी आप लोगों को बता देते हैं। ओशो की मौत पर हु किल्स ओशो टाइटल से किताब लिखने वाले अभय वैद का कहना है कि 19 जनवरी 1990 को ओशो आश्रम से डॉक्टर गोकुल गोकाणी को फ़ोन आया। उन्होंने कहा कि आपका लेटर हेड इमरजेंसी किट लेकर आएँ। डॉक्टर गोकुल गोकाणी ने अपने हलफनामे में लिखा है कि वहाँ से मैं करीब 2 बजे पहुँचा। उनके शिष्यों ने बताया कि ओशो देह त्याग रहे हैं, आप उन्हें बचा लीजिए, लेकिन मुझे उनके पास जाने नहीं दिया गया। कई घंटों तक आश्रम में टहलते रहने के बाद मुझे उनकी मौत की जानकारी दी गई और कहा गया कि डेथ सर्टिफिकेट जारी कर दें। डॉक्टर गोकुल ओशो की मौत की टाइमिंग को लेकर भी सवाल खड़े करते हैं। डॉक्टर ने अपने हलफनामे में ये भी दावा किया है कि ओशो के शिष्यों ने उन्हें मार डाला और मरने की वजह दिल का दौरा लिखने के लिए दबाव डाला। ओशो के आश्रम में किसी सन्यासी की मृत्यु को अवसर में उत्सव की तरह मनाने का रिवाज था, लेकिन जब खुद ओशो की मौत हुई तो इसकी घोषणा के 1 घंटे के भीतर ही उनकी अंतिम संस्कार कर दिया गया और उनको निर्वाण का उत्सव भी संक्षिप्त रखा गया था। ओशो की मां उनके आश्रम में ही रहती थी। ओशो की सचिव रही नीलम ने बाद में एक इंटरव्यू में उनकी मौत से जुड़े रहस्यों पर कहा था कि ओशो की निधन की सूचना उनकी मां को देर से दी गई थी। नीलम ने इस इंटरव्यू में यह दावा किया था कि ओशो की मां लंबे समय तक ये कहती रहीं कि बेटा, उन्होंने तुम्हें मार डाला। दोस्तों, बात करें इनके वसीयत की तो योगेश ठक्कर का दावा है कि उनके आश्रम की संपत्ति हजारों करोड़ रुपए है और किताबों और अन्य चीज़ों से करीब 100 करोड़ रुपए रॉयल्टी मिलती है। ओशो की विरासत पर ओशो इंटरनेशनल का नियंत्रण है। ओशो इंटरनेशनल की दलील है कि उन्हें ओशो की विरासत
वसीयत में मिली है। योगेश ठक्कर का दावा है कि ओशो इंटरनेशनल जिस वसीयत का हवाला दे रहा है वो फर्जी है। हालांकि ओशो इंटरनेशनल पर लगे आरोपों का खंडन उनकी शिक्षा अमृत साधना करती है, वो इन आरोपों को झूठ करार देती है। दोस्तों, बात करें इनके ट्रेडमार्क की, से ओशो इंटरनेशनल ने यूरोप में ओशो नाम से ट्रेडमार्क ले रखा है। इस ट्रेडमार्क को दूसरी संस्था ओशो लोटस क्यूमन ने चुनौती दी थी। बीते साल 11 अक्टूबर को जनरल कोर्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन ने ओशो इंटरनेशनल के पक्ष में अपना फैसला सुनाया। ओशो इंटरनेशनल का कॉपीराइट और ट्रेडमार्क्स पर उठने वाले विवादों को लेकर कहना है कि ओशो के विचारों को शुद्ध रूप से उनके चाहने वालों तक पहुंचाता है, इसलिए ये अधिकार वे अपने पास रखना चाहते हैं। लेकिन ओशो ने कभी नहीं कहा था कि कॉपीराइट वस्तुओं और चीज़ों का हो सकता है, लेकिन विचारों का कभी नहीं। पुणे स्थित उनकी समाधि पर लिखी इस बात से अहमियत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कभी जन्मे ना कभी मरे, वे धरती पर 11 दिसंबर 1931 से 19 जनवरी 1990 के बीच आए थे दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आपको आचार्य रजनीश का जीवन परिचय एवं उनकी कहानियाँ और उनकी ज़िंदगी से जुड़े अफसाने पसंद आए तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके बताएं कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो हम आपको नहीं बता पाए। और दोस्तों, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।